अस्सलाम वालेकुम 7th क्लास। मैं हूं आपकी टीचर साइमा गुल। आज हम चैप्टर नंबर 7 की बात करेंगे जो कि है सॉल्यूशंस। सॉल्यूशंस क्या होते हैं, इसके कितने कंपोनेंट्स होते हैं, ये सब हम इस चैप्टर में डिस्कशन करेंगे। इससे पहले भी आपने इसके बारे में थोड़ा सा पढ़ा हुआ है, तो आज इसको डिटेल से पढ़ेंगे। सॉल्यूशंस की हमारी लाइफ में क्या इंपॉर्टेंस है, ये सारे टॉपिक हम इसमें डिस्कस करेंगे। इसके अलावा यहाँ पे देखिए चैप्टर के स्टार्ट में कुछ क्वेश्चन पूछे गए हैं। व्हाट इज सॉल्यूट, व्हाट इज सॉल्वेंट, हाउ आर सॉल्यूशन इंपॉर्टेंट। तो जब हम चैप्टर पढ़ेंगे तो हमें अपने इन क्वेश्चंस का आंसर मिल जाएगा। और आपको ये बताती चलो, ये चैप्टर जो है इसमें से शॉर्ट क्वेश्चन आपको आ सकते हैं जिसमें आपसे छोटी छोटी डेफिनेशन पूछी जा सकती हैं, सोल्यूशन की, सॉल्वेंट की, सॉल्यूट क्या होता है। इसके अलावा हमने इस चैप्टर में सॉल्युबिलिटी की डिस्कशन करनी है, कौन से फैक्टर सॉल्युबिलिटी को इफेक्ट करते हैं। तो ये सारा टॉपिक आपने अच्छी तरीके से लर्न करने हैं। चैप्टर के स्टार्ट से पहले यहाँ पे देखिए वोकैबुलरी दी गई है। वोकैबुलरी में आपको छोटी छोटी डेफिनेशन दी गई है। सबसे पहले सॉल्यूट की डेफिनेशन है, द कंपोनेंट ऑफ अ सोल्यूशन प्रेजेंट इन स्मॉलर क्वांटिटी। सोल्यूशन का वो कंपोनेंट जो स्मॉलर क्वांटिटी में हो उसको हम सॉल्यूट बोलते हैं। जबकि सॉल्वेंट क्या है, द कंपोनेंट ऑफ सोल्यूशन प्रेजेंट इन द लार्ज क्वांटिटी। तो दोनों में डिफरेंस क्या है, सॉल्यूट स्मॉल क्वांटिटी में होता है जबकि सॉल्वेंट लार्ज क्वांटिटी में। अब सोल्यूशन क्या है, होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ टू और मोर सब्सटेंस। अभी चैप्टर स्टार्ट करते हैं, उसकी डिटेल पढ़ेंगे तो तब आपको ये सारी वोकैबुलरी अच्छी तरह समझ आ जाएगी। नेक्स्ट है एक्वस सोल्यूशन, सोल्यूशन ऑफ सब्सटेंस इन वाटर। कोई भी वाटर में जो सोल्यूशन बनता है उसको हम एक्वस सोल्यूशन बोलते हैं। नेक्स्ट सैचुरेटेड सोल्यूशन, सोल्यूशन टू विच नो मोर सोल्यूट कैन बी डिसॉल्व एट अ पर्टिकुलर टेम्परेचर इज कॉल्ड सैचुरेटेड सोल्यूशन। और अनसैचुरेटेड सोल्यूशन क्या है, सोल्यूशन टू विच फर्दर अमाउंट ऑफ सोल्यूट कैन बी डिसॉल्व एट अ पर्टिकुलर टेम्परेचर। तो सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड में क्या डिफरेंस है, चैप्टर की एक्सप्लेनेशन करते हुए एग्जाम्पल के साथ समझाऊंगी तो वो आपको क्लियर हो जाएगा। और यहाँ पे जो वोकैबुलरी में जितनी भी टर्म यूज की गई है इसका मतलब है कि डेफिनेशन इंपॉर्टेंट है। आपको ये डेफिनेशन अच्छी तरीके से याद करनी है। डिफाइन के तौर पे या शॉर्ट क्वेश्चन की फॉर्म में ये आपसे पूछी जा सकती हैं। चलें सबसे पहले आते हैं सॉल्यूशंस की तरफ। अब सॉल्यूशन क्या है, सॉल्यूशन को इस तरीके से समझाएं जैसे आप लोग गर्मियों में अपने लिए कोई भी मीठा पानी बना के पीते हैं या कोई कोल्ड ड्रिंक पीते हैं या कोई आप नींबू पानी बना के पीते हैं। उसमें आप क्या करते हैं कि ग्लास पानी में कोई चीनी डालेंगे, कोई साल्ट डालेंगे, तो ये हमारा एक एक्चुअली सोल्यूशन प्रिपेयर हो रहा है। उसमें पानी हमारा सॉल्वेंट होगा जबकि सॉल्ट या शुगर जो ऐड कर रहे हैं वो हमारा सॉल्यूट होगा। तो फिर इसका मतलब हुआ सोल्यूशन क्या है कि सोल्यूशन वो है जिसमें सॉल्यूट और सॉल्वेंट एक दूसरे के साथ इंटरमिक्स हो जाते हैं और उनका होमोजीनियस मिक्सचर बन जाता है। अब यहाँ पे बात की गई है होमोजीनियस मिक्सचर। अब होमोजीनियस मिक्सचर होता क्या है, होमो का मतलब होता है सेम और मिक्सचर। तो जब सॉल्यूट को हम सॉल्वेंट में ऐड करते हैं, जैसे अभी एग्जांपल दी कि आप एक ग्लास पानी में अगर चीनी मिक्स करें तो चीनी उसके अंदर अच्छी तरह मिक्स हो जाती है। क्या आपको मिक्स करने के बाद चीनी के पार्टिकल नजर आते हैं? नहीं। तो इसका मतलब हुआ कि उसमें जब अच्छी तरह मिक्स होगी तो वो एक होमोजीनियस मिक्सचर बन गया जिसमें आप आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहे कि वाटर के पार्टिकल कौन से हैं या शुगर के पार्टिकल कौन से हैं। तो अ होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ टू और मोर सब्सटेंस इज कॉल्ड सॉल्यूशन। तो यहाँ पे आपको सॉल्यूशन की डेफिनेशन भी दे दी गई। मैंने आपको ये भी बता दिया कि होमोजीनियस मिक्सचर क्या होता है और सॉल्यूशन की डेफिनेशन क्या हुई, अ होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ टू और मोर सब्सटेंस इज कॉल्ड सॉल्यूशन। अब टू और मोर सब्सटेंस क्यों कहा गया है, जैसे मैंने अभी आपको एग्जांपल दी, जैसे आप नींबू पानी बनाते हैं, नींबू पानी में आप पानी के अंदर जो है वो शुगर भी डालते हैं, उसमें लेमन भी ऐड करते हैं या सॉल्ट भी डालते हैं। तो ये सारी चीजें उसमें सॉल्यूट हैं जबकि पानी उसमें सॉल्वेंट है, इसलिए कहा गया टू और मोर सब्सटेंस। अब साथ ही एक आपको डेफिनेशन दी थी कि ये बाइनरी सोल्यूशन की। अब बाइनरी का मतलब होता है टू। तो अ सोल्यूशन विच इज प्रिपेयर्ड बाय मिक्सिंग ओनली टू सब्सटेंस इज कॉल्ड बाइनरी सोल्यूशन। अब टू सब्सटेंस से क्या मुराद है कि जैसे पानी के अंदर सिर्फ चीनी मिक्स कर दें या पानी के अंदर सिर्फ आप लोग नमक मिक्स कर दें तो वो टू सब्सटेंस हो जाएगी, इसलिए ऐसे सोल्यूशन को हम बोलेंगे बाइनरी सोल्यूशन। जैसे यहाँ पे एग्जांपल भी दी गई है, साल्ट सोल्यूशन है, इसी तरह ये शुगर सोल्यूशन और यहाँ ब्रोमीन इन वाटर। तो ये सब है बाइनरी सोल्यूशन। क्यों बाइनरी सोल्यूशन है, एक इसमें का कंपोनेंट साल्ट है और एक वाटर है। इसी तरह इसमें शुगर और वाटर जबकि ब्रोमीन और वाटर टू कंपोनेंट है, इसलिए इसको हमने बोला बाइनरी सोल्यूशन। उसके बाद आते हैं कंपोनेंट ऑफ सोल्यूशन। सोल्यूशन बाइनरी सोल्यूशन के कंपोनेंट क्या होते हैं, टू कंपोनेंट होंगे, एक सोल्यूट और दूसरा सॉल्वेंट। अब सोल्यूट क्या है, चैप्टर के स्टार्ट में वोकैबुलरी में हमने सोल्यूट की डेफिनेशन पढ़ी थी। द सोल्यूट इज द सब्सटेंस व्हिच डिसॉल्व इन द स्मॉलर क्वांटिटी या इन लेसर क्वांटिटी, तो उसको हम बोलते हैं सोल्यूट। जैसे आपने पानी के अंदर शुगर का सोल्यूशन बनाया तो उसमें जो शुगर है वो आपका सोल्यूट है। यहाँ पानी के अंदर अगर आप नमक डाल के सोल्यूशन बनाते हैं तो वो नमक आपका सोल्यूट है,
क्योंकि पानी ज्यादा होता है और उसमें नमक या चीनी हम थोड़ी डालते हैं, 1 चम्मच या 2 चम्मच डालते हैं, इसलिए वो लेसर क्वांटिटी में उसको हम बोलेंगे सल्यूट। तो इसकी डेफिनेशन भी देखें, इन अ बाइनरी सोल्यूशन सल्यूट इज द कंपोनेंट ऑफ द सोल्यूशन विच इज प्रेजेंट इन स्मॉलर क्वांटिटी, जो स्मॉलर क्वांटिटी में हो। एग्जाम्पल दी गई, इन 5% शुगर सोल्यूशन इन वाटर, शुगर इज अ सल्यूट। इसी तरह नेक्स्ट देखें, सॉल्वेंट, the solvent is substance in which the solute or the solutes dissolve and it form the bulk of the solution। तो solvent क्या है, जिसमें हम solute ऐड करते हैं। अब यहाँ पे बात करेगी solute और solutes, चाहे उसमें solute एक भी हो सकता है और डिफरेंट भी, जैसे आप उसमें पानी में नमक ऐड कर दें, चीनी ऐड कर दें, लेमन ऐड कर दें, जामेशीरी ऐड कर दें, तो वो सारे डिफरेंट solutes हो जाएंगे, जबकि पानी हमारा solvent है क्योंकि उसके अंदर चीजें ऐड की जा रही हैं। तो डेफिनेशन देखें, इन अ बाइनरी सोल्यूशन सॉल्वेंट इज दैट कंपोनेंट ऑफ सोल्यूशन विच इज प्रेजेंट इन लार्ज क्वांटिटी। तो सॉल्वेंट हमेशा लार्ज क्वांटिटी में होता है। जैसे यहाँ पे एग्जांपल भी दी गई है, ये सॉल्वेंट, वाटर को हम कह रहे हैं ये सॉल्वेंट है और इसमें कोई भी सोल्यूट ऐड किया जा रहा है, तो सॉल्वेंट हमेशा लार्ज क्वांटिटी में होता है। फिर आगे सॉल्वेंट की एग्जांपल दी गई है। सॉल्वेंट, सबसे बेस्ट सॉल्वेंट यहाँ पे वाटर है, इसके अलावा अल्कोहल, पेट्रोल या कार्बन डाइसल्फाइड या मरकरी भी हो सकते हैं। अब आपने ये एग्जांपल इसलिए याद रखनी है कि आपको शॉर्ट क्वेश्चन की फॉर्म में पूछा जा सकता है, गिव दी सम एग्जांपल ऑफ द सॉल्वेंट्स। तो पानी का तो हमें पता है कि पानी जो है वो कॉमन सॉल्वेंट है, लेकिन इसके अलावा अल्कोहल, पेट्रोल, कार्बन डाइसल्फाइड या मरकरी भी सॉल्वेंट है। अ सॉल्यूशन इज नेम ऑन द नेम ऑफ द सोल्यूट, फॉर एग्जांपल 5% शुगर सोल्यूशन इन वाटर विल बी नेम एज शुगर सोल्यूशन। तो कोई भी सोल्यूशन को हम नाम देते हैं तो उसके ऊपर जो सोल्यूट उसमें हमने हल किया होता है उसकी बेस पे नाम देते हैं, कि अगर पानी में अगर चीनी डालेंगे तो हम कहेंगे ये शुगर सोल्यूशन है, और अगर साल्ट डालेंगे तो वो साल्ट सोल्यूशन हो जाएगा। जी नेक्स्ट आते हैं एक्वस सोल्यूशन की तरफ। अब यहाँ पे एक्वस, एक्वा का मतलब होता है वाटर, तो कोई भी सोल्यूशन जिसमें वाटर सॉल्वेंट हो उसको हम बोलते हैं एक्वस सोल्यूशन। अ सोल्यूशन इन वाटर इज यूज एज अ सॉल्वेंट इज कॉल्ड एक्वस सोल्यूशन। तो ये इसकी डेफिनेशन भी हो गई है एक्वस सोल्यूशन की, कि जिसमें वाटर सॉल्वेंट के तौर पे यूज हो उसको हम बोलते हैं एक्वस सोल्यूशन, क्योंकि एक्वा मीन वाटर। अब हमें यह भी पता है कि वाटर जो मोस्ट कॉमनली यूज होता है, इट इज नोन एज द एक्सीलेंट सॉल्वेंट। एक्सीलेंट सॉल्वेंट क्यों है कि वाटर अपने अंदर बहुत ज्यादा सोल्यूट को डिसॉल्व कर लेता है, इसलिए हम वाटर को बोलते हैं एक्सीलेंट सॉल्वेंट। लेकिन वाटर कुछ ऐसे भी सोल्यूट्स है जिनको डिसॉल्व नहीं कर सकता, फॉर एग्जाम्पल जैसे ग्रीस है, पेंट है या सम इंक्स वगैरह, उनको वाटर अपने अंदर डिसॉल्व नहीं करता है, तो इनके लिए कोई अलग सॉल्वेंट होगा, और वो सॉल्वेंट कौन सा हो सकता है, अल्कोहल हो सकता है, पेट्रोल या प्रोपेन। इसकी एग्जांपल देखें, जैसे आप लोग फॉर एग्जांपल आप घर में घर के दरवाजों पे, डोर्स पे या विंडोज पे पेंट करवाते हैं, तो वो जो पेंट है आपने देखा है कि जो लेबर आती है आपके घर में पेंट करने वाली, वो क्या करते हैं, उस पेंट को पेट्रोल के अंदर या कोई अल्कोहलिक सब्सटेंस उसके अंदर मिक्स करके फिर आपके दरवाजों पे वो पेंट करते हैं, क्योंकि वो जो पेंट है वो वाटर के अंदर डिसॉल्व नहीं होता, उसका वाटर के साथ सोल्यूशन नहीं बनता, बल्कि अल्कोहल या पेट्रोल के साथ बनता है, और फिर वो उसमें मिक्स होकर फिर दरवाजों या विंडोज के ऊपर पेंट किया जाता है। तो इससे ये बात हमें क्लियर हो गई कि एक्वस सोल्यूशन वो होगा जिसमें वाटर सॉल्वेंट होगा, तो उसलिए ऐसे सोल्यूशन को हम बोलेंगे एक्वस सोल्यूशन। लेकिन वाटर के अलावा जैसे अल्कोहल या पेट्रोल कोई और सॉल्वेंट है, फिर वो एक्वस सोल्यूशन नहीं कहलाएगा। जी नेक्स्ट टॉपिक है टाइप ऑफ सोल्यूशन। अब टाइप ऑफ सोल्यूशन से क्या मुराद है, सोल्यूशन में हम देखते हैं सोल्यूट या सॉल्वेंट क्या क्या है। हमने कहा था किसी भी सोल्यूशन को जब नाम देते हैं उसकी सोल्यूट की बेस पे, जो सोल्यूट होगा वही इसका सोल्यूशन होगा। तो टाइप ऑफ सोल्यूशन यहाँ पे जो टेबल दिया गया है हम उससे पढ़ते हैं, उससे ज्यादा आपको क्लियर हो जाएंगी। अब यहाँ पे देखें सोल्यूट, सोल्यूट सॉलिड और सॉल्वेंट लिक्विड। सॉलिड को लिक्विड में डिसॉल्व किया गया है, बेस्ट एग्जांपल इसकी क्या है, साल्ट सोल्यूशन, यानी साल्ट डिसॉल्व इन वाटर, या अमेलगम। अब अमेलगम क्या है, अमेलगम एक्चुअली होता है डिफरेंट मेटल जो डिसॉल्व की जाती हैं मरकरी में, जैसे टिन, गोल्ड और कॉपर। यहाँ पे ये मरकरी लिक्विड फॉर्म में होता है और इसके अंदर ये मेटल डिसॉल्व की जाती है। मेटल यहाँ पे सॉलिड फॉर्म में है और लिक्विड के अंदर डिसॉल्व की गई, तो ये हम इसको कह देंगे कि सॉलिड इन लिक्विड। फिर अगली टाइप है उसको हम बोलेंगे लिक्विड इन लिक्विड। लिक्विड इन लिक्विड का मतलब हुआ हमारा सोल्यूट भी लिक्विड फॉर्म में होगा और हमारा सॉल्वेंट भी लिक्विड फॉर्म में। जैसे आप जामे शीरी बनाएं तो क्या करते हैं, पानी के अंदर जामे शीरी डालेंगे, अब हमारा जामे शीरी जो सोल्यूट था वो लिक्विड में था और पानी वो भी क्या है, लिक्विड, तो इसको हम बोल देंगे लिक्विड इन लिक्विड। यहाँ जैसे एग्जांपल दी गई है अल्कोहलिक ड्रिंक, अल्कोहल डिसॉल्व इन वाटर, कोई भी अल्कोहल वाटर में डिसॉल्व किया गया। या जैसे आप सोडा वाटर बनाते हैं तो उसमें कोई भी कोल्ड ड्रिंक वाटर में ऐड की जाती है, तो वो लिक्विड इन लिक्विड हो गया। जी अगली टाइप है गैस इन लिक्विड। अब गैस इन लिक्विड का मतलब होगा गैस हमारा सोल्यूट
जबकि सॉल्वेंट हमारा लिक्विड होगा। उसकी एग्जांपल क्या है? फिजी ड्रिंक, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड डिजोल्व इन वाटर। जो जितने भी आप कोल्ड ड्रिंक्स पीते हैं, कोक है, स्प्राइट है, 7 अप है, मिरिंडा है, जितनी भी ये फिजी ड्रिंक्स इनको खिलाते हैं, उनमें एक्चुअली कार्बन डाइऑक्साइड डिजोल्व की गई होती है पानी के अंदर, तभी वो हमें इस तरह का टेस्ट देती है। तो वो कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ पे हमारा सल्यूट है, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड गैस है, इसलिए हम कह देंगे गैस इन लिक्विड। जी, जो नेक्स्ट टाइप दी गई है गैस इन गैस, मतलब सल्यूट भी हमारा गैस हो और हमारा सॉल्वेंट भी गैस हो। उसकी बेस्ट एग्जांपल क्या है? एयर। एयर देखिए, हमने पढ़ा था एयर इज द मिक्सचर ऑफ डिफरेंट गैसेस। तो उसमें ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, नोबल गैसेस, दे आर डिसॉल्व इन नाइट्रोजन। तो यहाँ पे ये सारी गैस इन गैस। और अगली जो टाइप दी गई है सॉलिड इन सॉलिड, मतलब सल्यूट भी सॉलिड और हमारा सॉल्वेंट भी सॉलिड। ये थोड़ी सी डिफरेंट टाइप है। अब उसकी एग्जांपल देखिए कैसे। ब्रास यानी जिंक डिसॉल्व इन कॉपर, कि जिंक भी एक मेटल है जो सॉलिड होती है और उसको कॉपर के अंदर मिक्स किया जाता है। या ब्रॉन्जी, जिसको तांबा बोलते हैं, टिन डिसॉल्व इन कॉपर, जहां पे टिन डिसॉल्व की जाएगी इन कॉपर में। तो सॉलिड इन सॉलिड वो हुआ कि जिसमें डिफरेंट मेटल्स को दूसरी मेटल्स के साथ सोल्यूशन बनाया जाता है, इसको हम बोलेंगे सोल्यूशन ही, क्योंकि दो डिफरेंट हमारे पास, एक जो सल्यूट है वो कम तादाद में होगा, वो भी सॉलिड फॉर्म में होगा, और हमारा सॉल्वेंट भी सॉलिड फॉर्म में होगा, इसलिए हम इसको बोलते हैं सॉलिड इन सॉलिड। जी, नेक्स्ट हमारा आता है पार्टिकल मॉडल ऑफ सोल्यूशन। पार्टिकल मॉडल से क्या मुराद है? सल्यूट और सॉल्वेंट के पार्टिकल किस तरीके से एक दूसरे को ग्रैब करते हैं, किस तरह एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करते हैं, कैसे सोल्यूशन बनता है। तो जब भी हम किसी भी सल्यूट को सॉल्वेंट में डिसॉल्व करते हैं तो उसके पार्टिकल ब्रेकअप हो जाते हैं और सल्यूट और सॉल्वेंट के पार्टिकल एक दूसरे को घेर लेते हैं। जैसे यहाँ पे देखें, ये सल्यूट के पार्टिकल है जो बिगर वन है, जबकि सॉल्वेंट के पार्टिकल को छोटा करके दिखाया गया। यहाँ पे हमने सल्यूट ऐड किया, जहां से वो ऐड किया ये इकट्ठे पार्टिकल है। क्या होता है कि सॉल्वेंट के पार्टिकल इनकी तरफ मूव करते हैं। अब क्या हुआ कि सॉल्वेंट के पार्टिकल ने इन पार्टिकल्स को ब्रेक किया सल्यूट के पार्टिकल। कैसे? यहाँ पे देखें, जो सल्यूट के पार्टिकल थे एक बड़ी डेफिनेट अरेंजमेंट थी इनकी, लेकिन जैसे ही वो सॉल्वेंट के अंदर आए तो यहाँ पे उनके अंदर की ये फोर्सेस ब्रेकअप हो गई और एक दूसरे से अलग-अलग हो गए, और लास्ट में जब सोल्यूशन बनता है तो ये इवनली स्प्रेड हो जाते हैं। यहाँ पे देखें इवनली स्प्रेड है, ये बिगर वन सल्यूट पार्टिकल है और स्मॉलर वन सॉल्वेंट। तो इसी तरह सोल्यूट सॉल्वेंट के अंदर डिसॉल्व होकर सोल्यूशन बन गया जो कि होमोजीनियस मिक्सचर है। तो होमोजीनियस का मुराद कि जहां पे ये इवनली डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं, इसी को हम बोल रहे हैं पार्टिकल मॉडल ऑफ सोल्यूशन। तो हम कह देंगे कि जब ये सोल्यूशन बनता है तो इसकी कंपोजिशन यूनिफॉर्म हो जाती है। यूनिफॉर्म मीन एक जैसी या इवनली स्प्रेड हो जाते हैं। और दूसरी यहाँ पे बात क्या की है कि अगर इस होमोजीनियस मिक्सचर में से आप लाइट स्पेंड करें तो बीम ऑफ लाइट आराम से इस सोल्यूशन में से पास कर जाती है। तो पार्टिकल मॉडल ऑफ सोल्यूशन के अकॉर्डिंग जब भी कोई सोल्यूशन बनता है तो उसमें सल्यूट और सॉल्वेंट के पार्टिकल इवनली मिक्सअप हो जाते हैं या एक यूनिफॉर्म मिक्सचर बनाते हैं। एक और बात जो की गई है, द सल्यूट पार्टिकल डिसॉल्व इन ए सॉल्यूशन आर also too small that they are passed through the filter paper and no residue is left behind when the filter a solution। कि अगर हमने यहाँ पे सोल्यूशन बनाया और इसको फिल्टर पेपर में से पास करें तो सारा जो है वो सोल्यूशन इसमें से फिल्ट्रेट होके नीचे चला जाएगा और यहाँ पे कोई भी रेजिड्यू नहीं बचेगा। जी, नेक्स्ट आता है स्ट्रेंथ और द कंसंट्रेशन ऑफ अ सोल्यूशन। स्ट्रेंथ और कंसंट्रेशन से क्या मुराद है कि हमारा सोल्यूशन कितना स्ट्रॉन्ग है। स्ट्रॉन्ग होने से मुराद उसमें सल्यूट की तादाद कितनी है, ठीक है। जितनी ज्यादा उसमें सल्यूट की तादाद होगी उतना ही हमारा सोल्यूशन स्ट्रॉन्ग होगा या हम उसको कंसंट्रेटेड बोलेंगे। तो डेफिनेशन देखें, द स्ट्रेंथ और कंसंट्रेशन ऑफ द सोल्यूशन डिपेंड अपॉन द क्वांटिटी ऑफ द सल्यूट डिसॉल्व इन द सोल्यूशन। किसी भी सोल्यूशन में जितना सल्यूट डिसॉल्व किया जाएगा वो उसकी स्ट्रेंथ को बताएगा। अब यहाँ पे एक्टिविटी देखते हैं। टेक 2 glasses and mark them at the middle with the marker. Fill the glasses with water up to mark. हमने 2 ग्लास लेने हैं और दोनों में एक जैसा पानी लेना है। अब करना क्या है? ऐड हाफ टी स्पून शुगर इन ग्लास 1 एंड 1 टीस्पून फुल ऑफ शुगर इन ग्लास 2। पहले ग्लास में आपने आधा चम्मच चीनी डालनी है जबकि दूसरे में आपने पूरा चम्मच डालनी है। उसके बाद आपने इनको मिक्स करना है। मिक्स करने के बाद आप इन क्वेश्चंस के आंसर दें। पहला क्वेश्चन है विच सोल्यूशन इज स्वीटर। आपसे पूछा गया कौन सा सोल्यूशन इसमें ज्यादा मीठा होगा। डेफिनेटली जिसमें ज्यादा चीनी डाली है वही ज्यादा मीठा होगा। जिसमें अब ये ग्लास 2 में हमने पूरा चम्मच चीनी डाली तो इसलिए इसकी निस्बत ये मीठा होगा। तो हम कहेंगे सोल्यूशन इन द ग्लास 2 इज स्वीटर देन सोल्यूशन इन द ग्लास 1। तो नेक्स्ट है विच सोल्यूशन इज स्ट्रॉन्गर। स्ट्रॉन्गर कौन सा होगा? तो जिस सोल्यूशन में ज्यादा सल्यूट डाला जाए वही स्ट्रॉन्गर होगा। तो ज्यादा सल्यूट मतलब 1 चम्मच चीनी जो भर के डाली हमने ग्लास 2 में डाली, इसलिए हम कहेंगे
द सोल्यूशन इज ग्लास 2 स्ट्रॉन्गर देन द सोल्यूशन इन ग्लास 1। जी नेक्स्ट आता है व्हाई इज द सोल्यूशन ऑफ ग्लास 2 स्वीटर देन दैट ऑफ ग्लास 1। तो इस ग्लास का सोल्यूशन इसकी निस्बत मीठा क्यों है? क्योंकि उसमें हमने ज्यादा सल्यूट ऐड किया, उसकी स्ट्रेंथ ज्यादा है या उससे कंसंट्रेटेड है, इसलिए ग्लास 2 का सोल्यूशन ज्यादा मीठा होगा। आंसर भी दिया गया बिकॉज द सोल्यूशन इन ग्लास 2 हैज ग्रेटर अमाउंट ऑफ शुगर डिसॉल्व इन इट देन द सोल्यूशन इन द ग्लास 1। जिसमें ज्यादा सल्यूट डाला जाएगा वो उतना ही स्वीटर होगा या उतना ही कंसंट्रेटेड होगा या उसकी स्ट्रेंथ उतनी ही ज्यादा होगी। उस एक्टिविटी से हम एक डेफिनेशन की तरफ आते हैं, डाइल्यूट एंड कंसंट्रेटेड सोल्यूशन। तो कंसंट्रेटेड का तो हमने पढ़ लिया कि जिसमें क्या होगा, सल्यूट की तादाद ज्यादा होगी वो कंसंट्रेटेड, और जिसमें सल्यूट की तादाद कम होगी वो डाइल्यूट। अब डेफिनेशन देखते हैं, सोल्यूशन विच कंटेन रिलेटिवली लेस अमाउंट ऑफ सल्यूट डिसॉल्व इन अ लार्ज अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट इज कॉल्ड डाइल्यूट सोल्यूशन और वीक सोल्यूशन। तो डाइल्यूट सोल्यूशन का दूसरा नाम क्या है? वीक सोल्यूशन। For example, solution of 1 gram sugar dissolved in 500 cubic centimeter water is a dilute solution. Then, a solution of 20 gram sugar dissolved in 500 cubic centimeter water. अब यहाँ पे जो एक वर्ड यूज किया गया है ना, relatively, तो relatively का मतलब है हम एक सोल्यूशन को दूसरे के साथ कंपेयर करके ही बता सकते हैं कि कौन सा डाइल्यूट है और कौन सा कंसंट्रेटेड। तो एग्जाम्पल देख लें, एग्जाम्पल में एक सोल्यूशन है जिसमें 1 ग्राम शुगर डालेगी और दूसरे में 20 ग्राम डालेगी, तो 1 ग्राम वाले को हम कहेंगे कि ये हमारा डाइल्यूट सोल्यूशन है या वीक सोल्यूशन है, जबकि 20 ग्राम वाला उसकी निस्बत कंसंट्रेटेड होगा। इसी तरह अगली डेफिनेशन देखें, सोल्यूशन विच कंटेन रिलेटिवली लार्ज अमाउंट ऑफ सल्यूट डिसॉल्व इन द सेम अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट इज कॉल्ड कंसंट्रेटेड सोल्यूशन और स्ट्रॉन्ग सोल्यूशन। तो कंसंट्रेटेड सोल्यूशन का दूसरा नाम क्या है? स्ट्रॉन्ग सोल्यूशन। जिसमें सल्यूट की तादाद ज्यादा होगी वो उतना ही कंसंट्रेटेड होगा। जैसे एग्जांपल दिया गया है, एक सोल्यूशन में पानी में जो है हमने 20 ग्राम शुगर डाली है और जबकि दूसरे में हमने 1 ग्राम डाली है, तो 20 ग्राम वाला जो सोल्यूशन है वो कंसंट्रेटेड होगा। सो द नंबर ऑफ डिसॉल्व्ड सल्यूट पार्टिकल इन अ कंसंट्रेटेड सोल्यूशन इज मोर देन दैट इन द डाइल्यूट सोल्यूशन ऑफ द इक्वल वॉल्यूम। तो जितना सोल्यूशन कंसंट्रेटेड होगा उसका मतलब है उतने ही उसमें सल्यूट के पार्टिकल ज्यादा होंगे। जी नेक्स्ट एक्टिविटी की तरफ आते हैं। आपसे असेस किया गया, आपसे पूछा गया है, आपने इसके आंसर देने हैं। अ सोल्यूशन विच इज प्रिपेयर्ड बाय मिक्सिंग ओनली 2 सब्सटेंस, वन इज सल्यूट एंड द अदर इज सॉल्वेंट इज कॉल्ड बाइनरी सोल्यूशन। तो ये बिल्कुल हमारी करेक्ट स्टेटमेंट है, इसको हम कहेंगे ये करेक्ट स्टेटमेंट है और ये बाइनरी सोल्यूशन की डेफिनेशन है। नेक्स्ट है, अ सोल्यूशन कैन बी डाइल्यूटेड बाय एडिंग मोर सल्यूट ऑन टू इट। डाइल्यूट सोल्यूशन में हमें पता है कि सल्यूट की तादाद कम होती है और सॉल्वेंट की ज्यादा होती है, तो डाइल्यूट सोल्यूशन प्रिपेयर करने के लिए हम उसमें सल्यूट नहीं बल्कि उसका सॉल्वेंट ऐड कर देंगे तो वो हमारा सोल्यूशन डाइल्यूट हो जाएगा। तो यहाँ पे ये इनकरेक्ट स्टेटमेंट है, आपने इसकी करेक्शन क्या करनी है, सल्यूट की बजाय सॉल्वेंट ऐड करेंगे उसमें। नेक्स्ट है, अ सोल्यूशन इज अ प्योर मैटर। नहीं जी, ये प्योर मैटर नहीं होता, ये इनकरेक्ट है, इसको हम बोलेंगे ये इम्प्योर होता है या नॉट प्योर है, नॉट लिख देंगे, नॉट प्योर। जी नेक्स्ट है, स्टेनलेस स्टील इज अ सोल्यूशन। जी ये करेक्ट है, स्टेनलेस स्टील जो सोल्यूशन है क्या, सॉलिड इन सॉलिड, मीन इसमें डिफरेंट मेटल्स जो हैं दूसरी मेटल के साथ मिला के सोल्यूशन बनाई जाते हैं, तो स्टेनलेस स्टील सोल्यूशन है हमारा। जी नेक्स्ट टॉपिक की तरफ आते हैं, अनसैचुरेटेड एंड सैचुरेटेड सोल्यूशन। अब अनसैचुरेटेड और सैचुरेटेड क्या होता है, टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले एक एग्जांपल देती हूँ, एग्जांपल से आप अच्छी तरह समझ जाएंगे। फॉर एग्जांपल हम लेते हैं 2 ग्लास पानी। अब 1 ग्लास पानी में हमने क्या किया कि 1 चम्मच चीनी डाली और उसमें हल्की वो हल हो जाएगी, फिर हमने दूसरा चम्मच भी डाला वो भी हल हो जाएगा। तो इसका मतलब हुआ कि हमने जब उसमें शुगर ऐड करते जा रहे हैं और उसको हिलाते जा रहे हैं तो वो उसका सोल्यूशन बनता जा रहा है, मतलब उसके अंदर इतनी कैपेसिटी है कि वो और शुगर को ऐड कर ले। ऐसे सोल्यूशन को हम बोलते हैं अनसैचुरेटेड सोल्यूशन। तो डेफिनेशन देखें, सच ए सोल्यूशन टू विच फर्दर अमाउंट ऑफ सोल्यूट कैन बी डिसॉल्व एट अ पर्टिकुलर टेम्परेचर इज कॉल्ड अनसैचुरेटेड सोल्यूशन। मतलब ऐसा सोल्यूशन जिसके अंदर कैपेसिटी हो कि वो सोल्यूट को ऐड कर ले, ऐसे सोल्यूशन को हम बोलते हैं अनसैचुरेटेड सोल्यूशन। जैसे मैंने अभी एग्जांपल दी कि 1 ग्लास पानी लें, उसमें 1 चम्मच चीनी ऐड करें वो हल हो जाएगी, 2 चम्मच ऐड करें वो भी हल हो जाएगी। तो इसका मतलब है कि इसके अंदर कैपेसिटी है कि वो चीनी को हल करता जा रहा है। लेकिन अगर उसी 1 ग्लास पानी में हम
एक चम्मच ऐड किया, दूसरा किया, तीसरा किया, हल हो जाएगा। लेकिन एक लिमिट ऐसी भी आएगी कि अगर हम फॉर एग्जांपल उसमें 5 चम्मच चीनी ऐड कर दें तो वो उसमें हल नहीं होगी, बल्कि क्या होगा, वो चीनी जो है वो उसके नीचे बैठ जाएगी, हम जितना भी हलाएं वो हल नहीं होगी। तो वो सोल्यूशन को हम बोलेंगे वो सैचुरेटेड सोल्यूशन है, जिसके अंदर कैपेसिटी नहीं है कि वो और सोल्यूट को ऐड कर सके। तो सोल्यूशन की, सैचुरेटेड सोल्यूशन की डेफिनेशन, सच अ सोल्यूशन टू विच नो मोर सोल्यूट कैन बी डिसॉल्व, कि जिसके अंदर आप सोल्यूट ऐड करते जाएं और वो सोल्यूट उसमें हल ना हो, ऐसे सोल्यूशन को हम बोलते हैं सैचुरेटेड सोल्यूशन। मतलब वो सैचुरेट हो गया, उसके अंदर कैपेसिटी नहीं है कि वो सोल्यूट को ऐड कर सके। यहाँ पे सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड सोल्यूशन को समझने के लिए एक्टिविटी दी गई है। टेक 100 ग्राम ऑफ वाटर इन अ बीकर, एड हाफ टी स्पून फुल ऑफ शुगर एंड स्टीर, कीप ऑन एडिंग शुगर एंड स्टीरिंग अंटिल द शुगर स्टार्ट सेटिंग डाउन एट द बॉटम ऑफ बीकर। क्या कहा गया है कि बीकर लिया, उसमें हमने कुछ पानी लिया और उसमें चीनी हल्की, 1 चम्मच हल्की, 2 चम्मच हल्की, वो हल होती जाएगी। लेकिन जैसे जैसे हम इसमें शुगर ऐड करते जाएंगे, एक टाइम ऐसा भी आएगा कि वो शुगर उसमें हल नहीं होगी, बल्कि सेटल डाउन होगी, नीचे बैठ जाएगी। तो ऐसा सोल्यूशन जिसमें सोल्यूट हल नहीं होता, सेटल डाउन हो जाए, ऐसे सोल्यूशन को हम बोलते हैं सैचुरेटेड सोल्यूशन। अब इसके अकॉर्डिंग क्वेश्चंस के आंसर देखते हैं। व्हाट टाइप ऑफ सोल्यूशन इज दिस एट द रूम टेम्परेचर। अब क्योंकि ये हमने रूम टेम्परेचर पे प्रिपेयर किया है, तो हम देखते हैं कि क्या कौन सा सोल्यूशन होगा। दिस इज द सैचुरेटेड सोल्यूशन ऑफ शुगर एट रूम टेम्परेचर। क्यों सैचुरेटेड है? क्योंकि शुगर उसमें हल नहीं हुई, बल्कि सेटल डाउन हो गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैन यू डिसॉल्व मोर शुगर इन इट। क्या अगर आप इसमें और शुगर डालें तो वह हल हो जाएगी? अगर तो हम इसी टेम्परेचर पे रहते हैं तो हम कहेंगे कि नो मोर शुगर विल बी डिसॉल्व ऑन इट। जी नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट विल हैपन इफ यू ऐड सम मोर शुगर ऑन टू दिस सोल्यूशन। अगर आप इसमें और शुगर डालते जाएं तो क्या होगा? तो शुगर विल रिमेन अनडिसॉल्व एंड सेटल डाउन एट द बॉटम ऑफ द बीकर। तो जितनी भी चाहे उसमें चीनी ऐड करते जाएं वो उसमें हल नहीं होगी, बल्कि सेटल डाउन हो जाएगी। तो ये ऐसा सोल्यूशन हमारा कहलाता है सैचुरेटेड सोल्यूशन। जी स्टूडेंट, अगला हमारा टॉपिक आता है सॉल्युबिलिटी। सॉल्युबिलिटी क्या होती है? किसी भी सोल्यूशन में सोल्यूट को हल करने की जितनी पावर है वो उसकी कहलाती है सॉल्युबिलिटी। मतलब कोई सोल्यूशन लिया जाए, उसमें सोल्यूट ऐड किया और वो किस हद तक उसमें हल हो जाता है, उसको उसकी सॉल्युबिलिटी कहते हैं। तो पहले सॉल्युबिलिटी की डेफिनेशन की तरफ आते हैं। The maximum amount of solute required to saturate 100 gram of a solvent at a particular temperature is called solubility of solute in the solvent। तो यहाँ पे जो बात की गई ना, मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सोल्यूट, कि सोल्यूट की कितनी तादाद उस सोल्यूशन में आ जाती है, उसको उसकी सॉल्युबिलिटी कहते हैं। लेकिन यहाँ पे साथ ही क्या कंडीशन दे दी गई है कि 100 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट में आपने सॉल्वेंट की तादाद या सॉल्वेंट की अमाउंट भी फिक्स करनी है, और वो कितनी, तकरीबन 100 ग्राम होगी, और टेम्परेचर भी हमारा पर्टिकुलर होना चाहिए, टेम्परेचर चेंज नहीं होना चाहिए। अब यहाँ पे जो दो बातें कही गई हैं कि सॉल्युबिलिटी क्या है, कि मैक्सिमम अमाउंट ऑफ द सोल्यूट डिसॉल्व इन 100 ग्राम ऑफ द सॉल्वेंट, सॉल्वेंट की अमाउंट 100 ग्राम हो, और पर्टिकुलर टेम्परेचर हमारा स्पेसिफिक होना चाहिए, वो चेंज नहीं होना चाहिए। अब यहाँ पे जो टेम्परेचर चेंज नहीं होना चाहिए, वो आगे इसके हम फैक्टर पढ़ेंगे तो आपको समझ आ जाएगा कि टेम्परेचर से क्या मुराद है। अब यहाँ पे बताया गया है सॉल्युबल क्या होते हैं और इनसॉल्युबल क्या होते हैं। सॉल्युबल जो सॉल्व हो जाए, सॉल्वेंट में सोल्यूशन बना दे, उसको हम कहते हैं सॉल्युबल। जैसे अ सब्सटेंस व्हिच कैन बी डिसॉल्व इन अ सॉल्वेंट इज कॉल्ड soluble in that solvent. A substance which cannot be dissolved in a solvent is said to be insoluble. तो soluble मतलब जो हल हो जाए, जो उसमें मिक्स हो जाए, उनको हम बोलते हैं soluble, और जो हल ना हो सके, जो मिक्स ना हो सके, उसको हम बोलते हैं insoluble। जैसे पानी में आप चीनी डालते हैं, वो उसमें हल हो जाएगी तो हम बोलेंगे वो soluble है। लेकिन अगर उसी पानी में आप ऑयल ऐड कर दें तो ऑयल पानी के अंदर हल नहीं होता, बल्कि वो पानी की सतह के ऊपर आ जाता है, तो इसलिए हम उसको बोलेंगे वो इनसॉल्युबल है। तो डिफरेंट सब्सटेंस है, उनकी डिफरेंट कैपेबिलिटी होती है सॉल्वेंट में डिसॉल्व होने की, और डिफरेंट टेम्परेचर पे। अगर टेम्परेचर चेंज कर देंगे तो उसकी सॉल्युबिलिटी भी चेंज हो जाएगी। जैसे इसकी एग्जांपल लें कि आपने सैचुरेटेड सोल्यूशन बनाया और उसमें हमने कहा कि सैचुरेटेड सोल्यूशन में शुगर सेटल डाउन हो जाती है, लेकिन अगर हम उसी सोल्यूशन को हीट अप करना शुरू कर दें, तो जैसे ही हीट अप करने का मतलब आपने टेम्परेचर चेंज किया, टेम्परेचर चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा, वही शुगर उसमें हल होना शुरू हो जाएगी। तो इसलिए हम कहते हैं कि सॉल्युबिलिटी टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड करती है। अब यहाँ पे कुछ एग्जांपल दी गई है। सोडियम नाइट्रेट इज मोर सॉल्युबल इन वाटर देन सिल्वर क्लोराइड, कि जो सॉल्वेंट ज्यादा सॉल्युबल होगा उसको हम सॉल्युबल बोलेंगे कि उसकी सॉल्युबिलिटी ज्यादा है।
और जो कम सॉल्युबल है उसकी सॉल्युबिलिटी कम होगी। सिमिलरली सल्फर डाइऑक्साइड इज मोर सॉल्युबल इन वाटर देन कार्बन डाइऑक्साइड। तो सल्फर डाइऑक्साइड वाटर में ज्यादा सॉल्व होती है कार्बन डाइऑक्साइड की निस्बत। Different solvent have different solvent action for the same solute to dissolve them. For example, naphthalene is more soluble in benzene than in water. अब यहाँ पे देखें जो नेफ्थलीन है वो कहाँ पे डिसॉल्व होती है, बेंजीन के अंदर, लेकिन वाटर के अंदर उसकी सॉल्युबिलिटी बहुत कम है। तो इसका मतलब हुआ कोई जितने भी सल्यूट हैं जरूरी नहीं है कि वो सबके सब वाटर में अच्छे तरीके से या सेम पैटर्न पे मिक्स होंगे, सबकी सॉल्युबिलिटी डिफरेंट होती है। जी नेक्स्ट टॉपिक है फैक्टर अफेक्टिंग दी सॉल्युबिलिटी। अब ये जो सॉल्युबिलिटी वाला टॉपिक और इसके फैक्टर है ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पे आपसे पूछा जा सकता है। अब कौन कौन से फैक्टर हैं जो सॉल्युबिलिटी को इफेक्ट करते हैं? सबसे पहला नेचर ऑफ द सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट, क्या आपका सॉल्यूट और सॉल्वेंट किस नेचर का है। देन टेम्परेचर ऑफ द सोल्यूशन और प्रेशर क्या है। तो तीन फैक्टर है जिन पे सॉल्युबिलिटी इफेक्ट करती है सॉल्यूट और सॉल्वेंट पे। तो पहला है नेचर ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट। द प्रिंसिपल ऑफ डेसोल्यूशन इज दैट लाइक डिसॉल्व्स लाइक, एक जैसे एक जैसों में हल होते हैं। तो ये एक प्रिंसिपल है, सॉल्यूट और सॉल्वेंट एक जैसे होंगे तो इजीली सोल्यूशन बन जाएगा। जैसे वाटर हैज आयनिक कैरेक्टर, द आयनिक कंपाउंड लाइक सोडियम क्लोराइड, सिल्वर नाइट्रेट, सिल्वर क्लोराइड सेक्टर डिसॉल्व इन वाटर। तो यहाँ पे आपको एग्जांपल भी समझा दी गई है कि वाटर का आयनिक कैरेक्टर है। आयनिक कैरेक्टर मतलब वाटर के अंदर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के आयंस होते हैं, इसलिए ये अपने अंदर आयनिक सॉल्वेंट को या आयनिक सोल्यूट को ज्यादा इजीली डिसॉल्व करेगा। जैसे अब सोडियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड क्या है, सॉल्ट, नमक जो आप अपने घरों में यूज करते हैं, या सिल्वर नाइट्रेट आयनिक सब्सटेंस है, इसी तरह सिल्वर क्लोराइड, तो इनको वाटर अपने अंदर इजीली डिसॉल्व कर सकेगा। जबकि कोवलेंट कंपाउंड डिसॉल्व इन कोवलेंट सॉल्वेंट। अब जैसे ऊपर ही हमने एक एग्जांपल पढ़ी थी कि नेफ्थलीन डिसॉल्व होती है बेंजीन में, तो वो कोवलेंट कंपाउंड है, इसीलिए हम कहेंगे कि कोवलेंट कंपाउंड कोवलेंट सॉल्वेंट में ही डिसॉल्व होते हैं। चले जी अगले फैक्टर की तरफ आते हैं, टेम्परेचर। अब टेम्परेचर का क्या इफेक्ट होता है? इंक्रीज इन टेम्परेचर ऑफ द सोल्यूशन इंक्रीज द सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड स्टेट। जितना टेम्परेचर बढ़ा देंगे उसकी सॉल्युबिलिटी भी इंक्रीज कर देगी। जैसे मैंने अभी आपको एग्जांपल दी कि अगर आप शुगर का सैचुरेटेड सोल्यूशन बनाते हैं तो सैचुरेटेड सोल्यूशन में एक टाइम आएगा कि शुगर जो है वो उसके अंदर सेटल डाउन हो जाएगी, मिक्स नहीं होगी। लेकिन अगर उसी सोल्यूशन को हम हीट अप करें, हीट अप करने का मतलब उसका टेम्परेचर बढ़ा दें, तो क्या होगा कि वो शुगर उसमें मिक्स होना शुरू हो जाएगी। जैसे एग्जांपल भी दी गई है, फॉर एग्जांपल ग्रेटर अमाउंट ऑफ शुगर इज डिसॉल्व इन हॉट वाटर देन इन कोल्ड वाटर। तो सॉल्युबिलिटी ऑफ गैसेस डिक्रीज विद द इंक्रीज इन टेम्परेचर। अब जरूरी नहीं है कि टेम्परेचर बढ़ाने से सॉल्युबिलिटी बढ़ेगी, बल्कि सम टाइम ऐसा भी होता है कि उसकी सॉल्युबिलिटी टेम्परेचर बढ़ाने से डिक्रीज भी कर देती है, और वो किस केस में होता है? गैसेस के केस में। फॉर एग्जांपल सॉल्युबिलिटी ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन सोडा वाटर डिक्रीज व्हेन टेम्परेचर इज इंक्रीज। आपने देखा है कि जब आप कोल्ड ड्रिंक्स पीते हैं तो आप कोल्ड ड्रिंक को ठंडा करके पीते हैं, जितनी ज्यादा वो ठंडी होती है उसका टेम्परेचर कम होता है, उतना ही आपको उसको पीने का मजा आता है, क्योंकि जितनी वो ठंडी होगी उतनी उसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड अच्छे तरीके से सॉल्युबल होगी या डिसॉल्व होगी। लेकिन अगर वही कोल्ड ड्रिंक आप नॉर्मल टेम्परेचर पे या गर्मियों में बाहर पड़ी हुई पियेंगे तो आपको उसका टेस्ट नहीं आता। क्यों नहीं आता? क्योंकि उस वक्त टेम्परेचर इंक्रीज हो जाता है तो उसकी सॉल्युबिलिटी डिक्रीज हो जाती है। जी नेक्स्ट फैक्टर है हमारा प्रेशर। प्रेशर कैसे इफेक्ट करता है सॉल्युबिलिटी को? प्रेशर इफेक्ट द सॉल्युबिलिटी ऑफ गैसियस फ्लूइड इन द लिक्विड सॉल्वेंट। जितना आप समटाइम ऐसे भी होता है कि प्रेशर बढ़ा देंगे तो सॉल्युबिलिटी बढ़ जाती है। अब जैसे एग्जांपल दी गई है कार्बन डाइऑक्साइड डिसॉल्व इन सोडा वाटर। कोल्ड ड्रिंक्स या सोडा वाटर रहते हैं उसमें कार्बन डाइऑक्साइड डिसॉल्व प्रेशर के थ्रू की जाती है, उसमें प्रेशर अप्लाई किया जाता है, इसलिए कार्बन डाइऑक्साइड डिसॉल्व होती है। When the cap on the soda bottle is open, the pressure on the solution is released and the carbon dioxide dissolve under the pressure begins to bubble out. जैसे ही सोडा वाटर की बोतल आप खोलते हैं तो एक जैसी आवाज आती है जो बबल आउट होती है, तो एक्चुअली क्या होता है कि आपने उसके प्रेशर को कम कर दिया, जिसकी वजह से वो कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है और बबल आउट हो जाती है। अब यहाँ पे आपके लिए कुछ थोड़ा सा काम दिया गया, एक्टिविटी है जो आपने खुद करके देखनी है। टेस्ट द सॉल्युबिलिटी ऑफ कॉमन साल्ट इन कोल्ड वाटर एंड इन हॉट वाटर। आपने क्या करना है, 2 ग्लास पानी लेना है, एक में बहुत ठंडा ले लें और एक में नॉर्मल टेम्परेचर पे, या उसको थोड़ा सा हीट अप कर लें, और दोनों में एक एक चम्मच साल्ट मिक्स करना है और देखना है कि किस में ज्यादा मिक्स हुआ है और किस में कम हुआ है। जी नेक्स्ट हमारा है हाउ डज सॉल्युबिलिटी अफेक्ट एवरीडे लाइफ। अब सॉल्युबिलिटी के बारे में हम पढ़ रहे हैं तो हमारी एवरीडे लाइफ में इसकी क्या इंपॉर्टेंस है। तो पहले बात कि इन कार्बोनेटेड ड्रिंक कार्बन डाइऑक्साइड रिमेन डिसॉल्व इन वाटर ड्यू टू इट्स सॉल्युबिलिटी इन वाटर। जितने भी आप जो कोल्ड ड्रिंक्स पीते हैं उसमें कार्बन डाइऑक्साइड डिसॉल्व रहती है क्योंकि वो वाटर में सॉल्युबल है। इसी तरह पेंट्स आर डिसॉल्व इन द सॉल्वेंट लाइक अल्कोहल एंड ईथर। दिस सॉल्वेंट हेल्प टू ड्राई द पेंट। तो अल्कोहल और ईथर में वो डिसॉल्व होते हैं और थोड़ी देर के बाद जब पेंट खुश्क हो जाता है
तो क्योंकि ये सॉल्वेंट उसको हेल्प करता है ड्राई होने में। फिर वाटर सोल्यूबल डाइज आर यूज इन टेक्सटाइल इंडस्ट्री ऑन ग्रेटर स्केल एज डाइज कलर सब्सटेंस। डाइज किसको कहते हैं? कोई भी कलर सब्सटेंस जो यूज किया जाता है कलरफुल पैटर्न जैसे क्लॉथ कपड़ों पे बनाए जाते हैं, तो ये सॉल्युबिलिटी के ऊपर डिपेंड कर रहे होते हैं। फिर सॉल्युबिलिटी का जो चौथा इंपॉर्टेंट पॉइंट है फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री। फार्मास्यूटिकल मेडिसिन इंडस्ट्री है जहाँ पे मेडिसिन तैयार की जाती है, ये उसमें आपके लिए हेल्पफुल है। जैसे फॉर एग्जांपल आप समटाइम कोई मेडिसिन लेके आते हैं जो पाउडर फॉर्म में होती है और आपसे कहा जाता है कि इसको पानी के अंदर हल करके अपना सिरप तैयार कर लें, तो इस वो पाउडर जो है वो वाटर के अंदर सॉल्युबल होता है। इसी तरह यूज ऑफ सॉल्युबिलिटी पैरामीटर इज वेरी इंपॉर्टेंट इन द पेट्रोलियम इंडस्ट्री। पेट्रोलियम इंडस्ट्री जहाँ पे पेट्रोल को रिफाइनरी या रिफाइन किया जाता है वहाँ पे ये सॉल्युबिलिटी हेल्पफुल है। यहाँ पे एक इंफॉर्मेशन दी गई है, गोल्ड इज स्टेबल इवन टू स्ट्रॉन्ग एसिड, अ स्पेशल मिक्सचर ऑफ नाइट्रिक एसिड एंड हाइड्रोक्लोरिक एसिड कैन डिसॉल्व इट। तो गोल्ड को डिसॉल्व करने के लिए नाइट्रिक एसिड और हाइड्रोक्लोरिक एसिड का मिक्सचर यूज किया जाता है और इसको हम बोलते हैं एक्वा रिजिया। तो एक्वा रिजिया क्या है? जिसमें नाइट्रिक एसिड और हाइड्रोक्लोरिक एसिड को मिक्स करके एक सॉल्वेंट बनाया जाता है और ये सॉल्वेंट गोल्ड को डिसॉल्व करता है और इसको नाम दिया जाता है रॉयल वाटर। तो यहाँ पे आपसे एक शॉर्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है, व्हाट इज रॉयल वाटर। जी नेक्स्ट टॉपिक की तरफ आते हैं, वेज ऑफ एक्सप्लोरेटिंग द प्रोसेस फॉर डिसॉल्विंग द मटेरियल। कौन कौन से ऐसे मेथड हैं आप किसी सब्सटेंस को डिसॉल्व कर सकते हैं इजीली। तो उसको डिसॉल्व करने के लिए पहला जो मेथड दिया गया है वो है स्टीयरिंग। स्टीयरिंग का मतलब है हिलाना या मिक्स करना। कोई भी सल्यूट को जब सॉल्वेंट में ऐड करते हैं आप हिलाएंगे तो वो ज्यादा इजीली मिक्स हो जाएगा, और अगर आप सिर्फ सल्यूट डाल के रख दें उसको हिलाए ना तो वो मिक्स नहीं होगा। अब जैसे एक्टिविटी दी गई है आपसे कि कंडक्ट द फॉलोइंग एक्टिविटी, प्रूव द हाइपोथेसिस। हाइपोथेसिस हमारा क्या है? द मिक्सचर दैट इज स्टिर्ड डिसॉल्व फास्टर देन द मिक्सचर दैट इज नॉट स्टिर्ड। कि दो आपने सोल्यूशन लेने हैं, उसमें एक में आपने सल्यूट को मिक्स करना है या स्टिर करना है। स्टिर करेंगे तो वो उतना ही मिक्स हो जाएगा और हमारा सोल्यूशन बनेगा, और वो दूसरा जिसमें आप स्टिरिंग नहीं करेंगे, उसको चम्मच से नहीं हिलाएंगे तो वो उसमें नहीं मिक्स होगा। अब जैसे एक्टिविटी है, टेक 2 इक्वल साइज बीकर, लेबल देम ए एंड बी, फिल ईच बीकर विद 100 ml ऑफ वाटर, एड 1 टीस्पून ऑफ शुगर इन ईच बीकर। दोनों बीकर्स में आपने एक एक चम्मच चीनी डालनी है। स्टीर द शुगर एडेड इन द बीकर ए विद द हेल्प ऑफ स्टीरर, डोंट स्टीर द शुगर एडेड इन द बीकर बी। तो क्या करना है, बीकर ए को आपने स्टीरर की मदद से हिलाना है, जबकि बीकर बी में शुगर डाली उसको आपने कुछ नहीं करना, ऐसे पड़े रहने देना है। ऑब्जर्व द बोथ मिक्सचर, व्हाट डू यू कंक्लूड। अब आप देखें कि जिस सोल्यूशन में हमने उसको हिलाया होगा वहीं पे चीनी मिक्स हो जाएगी, जबकि जिसको नहीं हिलाया वो चीनी मिक्स नहीं होगी बल्कि सेटल डाउन हो जाएगी। तो इसका मतलब हुआ कि जब भी सोल्यूशन प्रिपेयर कर रहे हो उसकी स्टीरिंग करेंगे, उसको हिलाएंगे तो ही हमारा सोल्यूशन प्रिपेयर होगा और उस सोल्यूट उसमें डिसॉल्व हो जाएगा। तो कंक्लूजन में हम यही लिखेंगे कि द मिक्सचर दैट इज स्टिर्ड डिसॉल्व फास्टर देन द मिक्सचर दैट इज नॉट स्टिर्ड। तो कंक्लूजन में आपने यही चीज जो हाइपोथेसिस है इसका आंसर लिखना है। जी अगला जो बात की गई है, साइज ऑफ द पार्टिकल। पार्टिकल का जितना साइज होगा, जितना छोटा साइज होगा वो उतनी इजीली डिसॉल्व होगा, और अगर साइज ऑफ पार्टिकल बड़ा है तो उसको डिसॉल्व होने में थोड़ा टाइम लगेगा। तो उसके लिए भी इन्होंने हाइपोथेसिस क्या डेवलप किया, फाइन साल्ट डिसॉल्व फास्टर देन दी कोर साल्ट। कोर साल्ट से मुराद है जो थोड़ा मोटा होता है। तो टेक 2 इक्वल साइज बीकर, लेबल देम ए एंड बी, फिल ईच बीकर विद 100 ml वाटर, add 1 teaspoonful of table salt in beaker A and add 1 teaspoonful of rock salt in beaker B। अब यहाँ पे टेबल साल्ट और रॉक साल्ट, टेबल साल्ट वो जो हम घरों में यूज करते हैं जो हमारे पास रिफाइन होके आता है, वो बारीक शेप में होता है, वो बारीक बारीक होता है, तो मतलब उसका साइज छोटा है। और रॉक साल्ट जो बाहर से लेके आए जो नमक बड़े बड़े पीसीज में होगा। तो स्टीर द मिक्सचर इन द बीकर ए एंड नोट टाइम द साल्ट टेक टू डिसॉल्व कंप्लीटली। नाउ द स्टीर द मिक्सचर इन द बीकर बी एंड नोट टाइम द साल्ट टेक टू डिसॉल्व कंप्लीटली। आपने देखा है कि जिसमें छोटे पार्टिकल डाले गए होंगे वो उसको स्टीर करेंगे तो जल्दी डिसॉल्व हो जाएगा। तो इसलिए हम इसके कंक्लूजन में क्या देंगे, फाइन साल्ट डिसॉल्व फास्टर देन दी कोर्स साल्ट। जी थर्ड जो डाइजेशन का फैक्टर है उसमें आता है टेम्परेचर। जितना ज्यादा टेम्परेचर ज्यादा होगा उतनी ज्यादा सल्यूट इजीली डिसॉल्व हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए, रेट ऑफ डिसोल्यूशन कैन बी इंक्रीज बाय इंक्रीजिंग दी टेम्परेचर। कैसे प्रूव करेंगे कि 2 हमने बीकर ले लेने हैं ए एंड बी। ए को हमने कोल्ड वाटर ठंडे से भरना है और बी में हमने हॉट वाटर ले लेना है। अब ए में क्योंकि ठंडा पानी है और उसमें शुगर ऐड करें, और बी में गर्म पानी है और उसमें भी 1 चम्मच शुगर ऐड करें, तो आप देखेंगे जिसमें हमने गर्म पानी डाला था बीकर बी में तो उसमें शुगर जल्दी हल हो जाएगी। तो इसका मतलब हुआ कि टेम्परेचर बढ़ाने से उसकी सॉल्युबिलिटी बढ़ जाती है। तो हमारा कंक्लूजन क्या होगा, रेट ऑफ डिसोल्यूशन कैन बी इंक्रीज बाय इंक्रीजिंग दी
टेम्परेचर, जितना टेम्परेचर बढ़ा देंगे उतना ही रेट ऑफ रेजोल्यूशन इंक्रीज कर जाएगा। जी आते हैं एक्टिविटी की तरफ। एक्टिविटी क्या है? यूज ऑफ द सोल्यूशन फॉर क्लीनिंग दी टार्निश्ड और ऑक्सीडाइजिंग कॉइन्स। अब कॉइन्स घरों में जो यूज होते हैं, टार्निश का मतलब है कि समटाइम इनके ऊपर कोई ना कोई जंग आ जाता है या कोई और चीज की ऑक्सीडेशन हो जाती है, कोई इसके ऊपर कलर आ जाता है, तो उसको हम कैसे क्लीन अप करेंगे? टेक अ स्मॉल बीकर एंड फिल इट हाफ विद द विनीगर सोल्यूशन। तो विनीगर सोल्यूशन हमारे पास यूज होगा इसको क्लीन अप करने के लिए। उस विनीगर सोल्यूशन में 30 मिनट्स तक आपने अपने कॉइन को डिप कर देना। उसके बाद उसको बाहर निकालें और उसको अच्छी तरह कपड़े के साथ साफ करें, तो देखेंगे कि उसके ऊपर टार्निश और ऑक्सीडाइजिंग या जो भी कोई दाग वगैरह लगे हैं वो उसमें से खत्म हो जाएंगे। तो इसका मतलब हुआ जो विनीगर सोल्यूशन जो कि हमारा एसिडिक सोल्यूशन है वो इस कलर को या उसकी ऑक्सीडाइजिंग या टार्निश कॉइन को खत्म करने के लिए यूज होता है। जी नेक्स्ट आते हैं एमसीक्यूज की तरफ। इनसर्कल दी करेक्ट ऑप्शन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनसॉल्युबल इन वाटर। कौन सी ऐसी चीज है जो वाटर में सॉल्युबल नहीं है, जो उसमें डिसॉल्व नहीं होती? तो सोडियम क्लोराइड, ये नमक है। ऑयल, ऑयल जो है वो वाटर में डिसॉल्व नहीं होता, तो यहाँ पे बी ऑप्शन हमारी करेक्ट होगी। जबकि बाकी जो चीजें हैं, टेबल साल्ट या बेकिंग पाउडर, ये सब पानी में हल हो जाते हैं। जी नेक्स्ट है अ सोल्यूशन टू विच नो मोर सोल्यूट कैन बी डिसॉल्व एट अ पर्टिकुलर टेम्परेचर इज कॉल्ड। नो मोर सोल्यूट, जिसमें सोल्यूट हल ना हो सके, ऐसे सोल्यूशन को हम बोलते हैं सैचुरेटेड सोल्यूशन। सी ऑप्शन इसमें करेक्ट होगी। आ कंसंट्रेटेड सोल्यूशन कैन डिसॉल्व इन इट। तो कंसंट्रेटेड सोल्यूशन या जिसकी स्ट्रेंथ ज्यादा होती है वो ऐसा सोल्यूशन था जिसमें सोल्यूट की अमाउंट ज्यादा होती है। तो इसमें सी ऑप्शन है, लार्ज क्वांटिटी ऑफ सोल्यूट इसमें होगी। जी नेक्स्ट है अमाउंट ऑफ सोल्यूट रिक्वायर्ड टू सैचुरेट 100 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट एट अ पर्टिकुलर टेम्परेचर इज कॉल्ड सॉल्युबिलिटी। ये सॉल्युबिलिटी की डेफिनेशन है, इसलिए इसमें डी ऑप्शन करेक्ट होगी। नेक्स्ट है अ सोल्यूशन हैविंग द रिलेटिवली लेस अमाउंट ऑफ सोल्यूट डिसॉल्व इन इट। ऐसा सोल्यूशन जिसमें सोल्यूट की अमाउंट रिलेटिवली लेस हो, ऐसे सोल्यूशन को हम बोलते हैं डाइल्यूट सोल्यूशन। तो इसलिए इसमें ए ऑप्शन करेक्ट होगा। जी नेक्स्ट पे देखते हैं डेफिनेशन है, आपसे डेफिनेशन पूछेंगी या बाइनरी सोल्यूशन। तो बाइनरी सोल्यूशन क्या है? जिसके टू कंपोनेंट्स होते हैं, सोल्यूट और सॉल्वेंट। ऐसे सोल्यूशन को हम बाइनरी सोल्यूशन बोलते हैं। चैप्टर के स्टार्ट में आपको डेफिनेशन दी गई है। इसी तरह एक्वस सोल्यूशन, एक्वस सोल्यूशन वो सोल्यूशन जिसमें वाटर सॉल्वेंट होता है, इनको हम बोलते हैं एक्वस सोल्यूशन। और सोल्यूट क्या है कि द सब्सटेंस विच इज डिसॉल्व इन द लेसर अमाउंट इज कॉल्ड सोल्यूट। जैसे पानी में अगर शुगर मिक्स करें तो शुगर हमारा सोल्यूट होगी। इसी तरह होमोजीनियस मिक्सचर, होमोजीनियस मिक्सचर है जिसमें सोल्यूट इसलिए अच्छी तरह डिसॉल्व हो जाता है सॉल्वेंट में कि वो हमें उसके पार्टिकल अलग अलग नजर नहीं आते। अनसैचुरेटेड सोल्यूशन, ऐसा सोल्यूशन जिसमें अभी कैपेसिटी है कि उसमें और सोल्यूट डिसॉल्व हो सकता है, उसे सोल्यूशन को हम बोलते हैं अनसैचुरेटेड सोल्यूशन। तो ये सारी डेफिनेशन आपको चैप्टर के स्टार्ट में दी गई है। जी नेक्स्ट है कंस्ट्रक्टिव रिस्पांस क्वेश्चन है। डिस्क्राइब प्रिपरेशन ऑफ अ सोल्यूशन। के सोल्यूशन को कैसे प्रिपेयर करेंगे, प्रिपेयर करने का मेथड क्या है। आपकी टेक्स्ट में सोल्यूशन वाला टॉपिक दिया गया है, वहां पे बड़े अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया गया है कि कोई भी सोल्यूट लें और उसको वाटर में अंदर या किसी सॉल्वेंट के अंदर मिक्स करें और उसको हल करते जाएं तो ये आपका सोल्यूशन प्रिपेयर हो जाएगा। और सोल्यूशन का जो नाम है सोल्यूट के नाम पे दिया जाता है। फिर अगला डिस्क्राइब द फैक्टर अफेक्टिंग द सॉल्युबिलिटी। कौन कौन से फैक्टर हैं जो सॉल्युबिलिटी को अफेक्ट करते हैं। तो ये हमने इससे सॉल्युबिलिटी वाले टॉपिक में पढ़ा था कि टेम्परेचर है, प्रेशर है और नेचर ऑफ सोल्यूट या सॉल्वेंट है। जी नेक्स्ट है एक्सप्लेन द इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन द सॉल्युबिलिटी ऑफ टेबल साल्ट इन वाटर। अब यहाँ पे ये क्वेश्चन पूछा गया है कि अगर टेबल साल्ट उसको आप पानी में मिक्स करते हैं और टेम्परेचर बढ़ा दें तो उसकी सॉल्युबिलिटी पे क्या इफेक्ट होगा। तो आप इसका आंसर इस तरह लिखेंगे कि सॉल्युबिलिटी ऑफ टेबल साल्ट इन वाटर इज नॉट इफेक्टेड बाय द टेम्परेचर या लेस इफेक्टेड बाय द टेम्परेचर। जी इसका आंसर लिखेंगे सॉल्युबिलिटी ऑफ टेबल साल्ट इन वाटर इज लेस इफेक्टेड बाय टेम्परेचर। क्या मतलब हुआ कि अगर आप इसका टेम्परेचर बढ़ा भी देंगे तो सॉल्युबिलिटी पे कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा, थोड़ा सा ही और ज्यादा डिसॉल्व होगा, इससे ज्यादा नहीं होगा। नेक्स्ट है डिस्क्राइब द इंपॉर्टेंस ऑफ सोल्यूशन इन डेली लाइफ। सोल्यूशन की डेली लाइफ में इंपॉर्टेंस क्या है, ये आपकी बुक का ही टॉपिक है, आपको दिया गया है, आप बुक से ही देखेंगे। और हाउ कैन वी इंक्रीज द प्रोसेस ऑफ डिसोल्यूशन। प्रोसेस ऑफ डिसोल्यूशन कैसे इंक्रीज कर सकते हैं। तो इसके जो हमने मेथड पढ़े थे कि स्टीयरिंग जितना ज़्यादा हिलाते जाएंगे उतना ही ज़्यादा वो सॉल्व होगा, और एक टेम्परेचर बढ़ा दें तो भी डिसोल्यूशन बढ़ जाएगी, या साइज ऑफ पार्टिकल्स जो है जितना छोटा होगा उतनी डिसोल्यूशन बढ़ जाएगी। तो ये भी आपकी बुक का टॉपिक है, उसमें से आप देख लेंगे। जी स्टूडेंट्स, अगर आपको मेरा लेक्चर पसंद आया है तो मेरी वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पे क्लिक कर दें ताकि हर आने वाली न्यू वीडियो सबसे पहले आपको मिल जाए। थैंक यू, दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।